हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th का चैप्टर का जो 5वां लेक्चर है। टॉपिक हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टेटमेंट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला कब और कैसे और किन्होंने बनाया। और साथ के साथ हम पढ़ने वाले हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट मींस अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पुरानी और नई क्या डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक की, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला सबसे फर्स्ट जो प्रिपेयर करा गया था और ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करा जाता है। आज हम पढ़ने वाले, हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या केमिस्ट्री बोल लो। तो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th का टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पुराने टाइम पे जब ऑर्गेनिक को डिफाइन करा गया तो बोला गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला गया जो प्लांट्स और एनिमल से आइसोलेट करे जाते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल से आइसोलेट करे गए उनको बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करे जाते थे उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखते थे, और जो अर्थ क्रस्ट, मिनरल, रॉक से मिलते थे उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता था। बट ये डेफिनेशन कुछ साल तक चली, उसके बाद स्टेटमेंट्स गलत होगी। तो पहले आते हैं हम पुरानी डेफिनेशन पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करा गया, फिर न्यू डेफिनेशन क्या आई और क्यों आई, और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में प्रिपेयर करा गया था। तो पहले आते हैं हम फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोला गया कंपाउंड्स which were directly or indirectly isolated from plants and animals, that is living organism, is known as organic compounds, जिन कंपाउंड्स को प्लांट्स और एनिमल से आइसोलेट कराया जाता था उनको हम ऑर्गेनिक की कैटेगरी में डालते थे। पहले उनको हम बोलते थे वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको हम प्लांट्स और एनिमल, जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, तो लिखा भी है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये थी पुरानी डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें बोला जाता था, ये स्टेटमेंट 9th क्लास तक चलती है। 10th में ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, बट ऑर्गेनिक की नई स्टेटमेंट अभी आगे आने वाली है। फिर आया इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें बोला गया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जस्ट इसका अपोजिट कंपाउंड्स which were directly or indirectly isolated from non-living things, that is rocks, minerals and so on, is known as inorganic कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें बोला गया,
जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो सिंपल सा बोला जाए, जो नॉन लिविंग थिंग से मिलते थे, जो रॉक मिनरल्स से हमें एक्सट्रैक्ट होते, आइसोलेट होते थे, उन्हें हम बोलते थे इनऑर्गेनिक। क्या बोला जाता था? इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की स्टेटमेंट, जो कि ओल्ड स्टेटमेंट थी, पुरानी स्टेटमेंट, तो आपने जैसे देखा होगा क्लासिकल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज। ये पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनको हम प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, नॉन लिविंग मिनरल, रॉक वगैरह। और ऐसे कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट ये स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th तक भी बोल सकते हो कि वैलिड है, उसके बाद ये स्टेटमेंट सब गलत हो जाती है हायर क्लासेस में। क्यों? क्योंकि आगे अभी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आने वाली है, ऑर्गेनिक की भी एक्सप्लेनेशन आने वाला है। तो ये तो बेसिक है, व्हाट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअली में होते क्या है। अब आता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये रियल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करा गया, इसे नोट करें। अब हम आते हैं अगले, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब बार्जिलियस जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे, बार्जिलियस अभी लिखेंगे, उन्होंने बोला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, किन में बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स और एनिमल्स में। उनके पीछे एक मिस्टीरियस फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है। कौन होती है? एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी फोर्स जिसका नाम उन्होंने मिस्टीरियस फोर्स बोल दिया, और इस थ्योरी को उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से दिया। तो उन्होंने सिंपली सा बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सही से समझना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो एक मिस्टीरियस फोर्स की वजह से बन रहे हैं। किसके वजह से? एक मिस्टीरियस, रहस्यमय ऊर्जा या रहस्यमय बल, एक मिस्टीरियस फोर्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रिपेयर्ड होता है। और इस कॉन्सेप्ट, इस थ्योरी को उन्होंने बोला वाइटल फोर्स थ्योरी, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के पीछे एक मिस्टीरियस फोर्स है। मिस्टीरियस मतलब एक रहस्यमय ऊर्जा है, और उस मिस्टीरियस फोर्स को हम लैब में कभी भी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने सिंपली और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में ये बोल दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में हम बना ही नहीं सकते। उन्होंने बोला वो मिस्टीरियस फोर्स कभी लैब में बन ही नहीं सकती। तो मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से ही मिलेगा, और कभी हम लैब में प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। ऐसा बोला था बार्जिलियस, जो कि एक साइंटिस्ट का नाम था। केमिस्ट बोल लो या साइंटिस्ट बोल लो, साइंटिस्ट का नाम था। इसीलिए ये स्टेटमेंट वहीं से आई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट करा जाते हैं। बट ये आगे गलत होने वाली है। ऐसा नहीं है कि वो प्लांट और एनिमल से ही एक्सट्रैक्ट होगा, हम देखेंगे और क्या क्या है। तो पहला आता है हम वाइटल फोर्स थ्योरी, बार्जिलियस ने क्या स्टेटमेंट दी थी और क्या एक्सप्लेनेशन, इसे नोट करें। हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करा इन्होंने, एक्सप्लेन करा इन्होंने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं। इन्होंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी प्लांट्स और एनिमल के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स की वजह से बनते हैं। उस फोर्स को हम लैब में कभी भी, उस एनर्जी को हम लैब में कभी भी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। तो सिंपली सा इन्होंने बोल दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कभी बना ही नहीं सकते, ऐसा बोला बार्जिलियस ने। और इस थ्योरी को बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोला जाता है? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर लिखते हैं कब कब कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या बोला। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, an organic compound, an organic compound is prepared, an organic compound was prepared under the influence of some mysterious force, some mysterious, ये ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। mysterious force existing in living organism This mysterious force
दिस मिस्टीरियस फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। उस मिस्टीरियस फोर्स को क्या बोला? वाइटल फोर्स। सच मिस्टीरियस सिंस such mysterious force cannot prepared artificially in lab। अब ये था वाइटल फोर्स थ्योरी की स्टेटमेंट। हम यहाँ पे एक एक नोट्स भी कवर करके चलेंगे, सभी पूरे मतलब सभी टॉपिक्स के प्रॉपर नोट्स पे। तो उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को उन्होंने जब प्रिपेयर करा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स, उन्होंने बोला उसके ऊपर क्या लगेगा? एक मिस्टीरियस फोर्स लगती है एग्जिस्टिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के पीछे एक मिस्टीरियस फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है। कौन होता है? एक मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मींस होता है रहस्यमय ऊर्जा, ऐसी एनर्जी जिसके बारे में हम नहीं बता सकते। उन्होंने ऐसा बोल दिया और उसी को उन्होंने बोला वाइटल फोर्स। उस थ्योरी को बोला वाइटल फोर्स थ्योरी। और साथ साथ ये भी बताया कि इस मिस्टीरियस फोर्स को हम लैब में सच मिस्टीरियस फोर्स लिख लेना है, सच मिस्टीरियस फोर्स कैन नॉट प्रिपेयर आर्टिफिशियली इन लैब। उस मिस्टीरियस फोर्स को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। किन्होंने बोला? ये साइंटिस्ट का नाम भी लिख लेते हैं, बार्जिलियस a Swedish chemist। स्वीडिश केमिस्ट। तो बार्जिलियस ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इनके कहने का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में हम कभी भी नहीं बना सकते। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेटमेंट देख लो, ये नोट कर लेना, ये सामने लिखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिया जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट करा जाता है, आइसोलेट करा जाता है, उसे लैब में कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं करते। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी आपको पता होना चाहिए, उसी से ये स्टेटमेंट आई है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो यहाँ तक जब तक इनकी स्टेटमेंट आई थी, बार्जिलियस, ईयर देख लेना कौन सा ईयर था, 1800 1700 जो भी है, उस तब तक कि ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में कभी भी नहीं बना सकते। बट इनके बाद वॉलर नाम के एक साइंटिस्ट जो कि जर्मन के केमिस्ट थे, उन्होंने लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर दिया। वो भी बोल सकते हो कोइंसिडेंस हुआ था उनके साथ, एक एक्सीडेंटली प्रिपेयर करा था। लैब में एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे वॉलर, और उनसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। अब वो कौन सा था ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी हम पढ़ते हैं, इसे नोट करें। अब हम आते हैं पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे, तो वॉलर ने बनाया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड। वॉलर अ जर्मन केमिस्ट, जर्मनी के थे। He accidentally prepared बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, a well known ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्होंने एक लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, वो भी बोल सकते हैं तुक्के से बना था, कॉल्ड यूरिया। यहां पे लिख देते हैं यूरिया। फ्रॉम कैसे बना? फ्रॉम डबल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया वो किससे बना था? पोटेशियम
साइनाइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ये भी याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद करने का ये है, ये दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर दिया। अगर ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनता तो ये होता कि सिर्फ कन्वर्ट करा है ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लैब में प्रिपेयर कर दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉलर ने यूरिया बनाया, किससे? पोटेशियम साइनाइड एंड अमोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन देखते हैं कैसे बनाई है। पोटेशियम साइनाइड KCNO पोटेशियम साइनाइड को करा किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। जब इसको डबल डिकम्पोजिशन करा तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो, पोटेशियम क्लोरीन को ले जाएगा KCl पोटेशियम क्लोराइड और NH4CNO को ले जाएगा, तो बना KCl जो कि होता है पोटेशियम क्लोराइड, प्लस NH4CNO इसका नाम है अमोनियम साइनेट। ठीक है। अब ये जो अमोनियम साइनेट है NH4CNO, जब इसको हीट करा गया, तो इसके जो बॉन्ड्स है वो रीअरेंज हुए, रीअरेंजमेंट। और देखो यहाँ पे क्या है? NH4CNO कितना N है? 2, एक तरफ NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। सही से देखना, देखो 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O। तब इसको हीट करा गया तो इसके बॉन्ड रीअरेंज हुए और हमें सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला जिसका नाम है यूरिया। ये यूरिया का फॉर्मूला NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में इस टाइप से बना था, इस रिएक्शन से। और जो इसके इनिशियल रिएक्टेंट थे पोटेशियम साइनाइड एंड अमोनियम क्लोराइड, और यूरिया जिसका फॉर्मूला NH2 C डबल बॉन्ड और NH2। तो वॉलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में बनाया यूरिया। याद रखना इसके जो इनिशियल रिएक्टेंट है पोटेशियम साइनाइड एंड अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करके, ये सब चीज है एक्सीडेंटली बना था, बट बन तो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी थी यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो चुकी है। उन्होंने बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में कभी प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, बट एक्चुअली में ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में वॉलर ने पहला बना दिया। और इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते गए। आज के टाइम पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें से बहुत सारे, मैक्सिमम सारे ही बन जाते हैं लगभग। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला कैसे प्रिपेयर हुआ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो हमने पहले स्टेटमेंट पढ़ी, इसको प्लांट्स और एनिमल से एक्सट्रैक्ट करा जाता था, वो बिल्कुल गलत हो गया। अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, 1 बाय 1 बनते गए। आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब इतने सारे कंपाउंड्स के लिए एक बेसिक स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती, वो स्टेटमेंट सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगी। तो इसलिए साइंटिस्टों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सबसे स्मॉल सी स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट को हम यहाँ लिखने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्होंने बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को बोलते हैं, और उनके साथ साथ कभी कुछ अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। ये छोटी सी स्टेटमेंट सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेटिस्फाइड कर रही थी। तो करते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यही स्टेटमेंट आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, 11th 12th कभी भी हो। इट इज डिफाइन the chemistry of carbon compounds containing usually
हाइड्रोजन एंड वन और अनदर वन और more elements like oxygen, nitrogen, chlorine, etc. तो एक बेसिक सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टेटमेंट, इट इज डिफाइन द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग यूजुअली हाइड्रोजन, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग यूजुअली हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए सारे बॉन्ड और उनके साथ साथ कुछ अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, उन्हीं को बोला जाएगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। क्योंकि मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स के लिए एक स्टेटमेंट कभी भी कंपाउंड्स को सेटिस्फाई या एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, इसलिए एक बेसिक सी स्टेटमेंट देनी पड़े। तो बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स और एनिमल से एक्सट्रैक्ट होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, ये सब थ्योरियां गलत होगी। फाइनली ये स्टेटमेंट सामने आई। तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है क्या है और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्होंने और वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉलन ने बनाया यूरिया, वाइटल फोर्स थ्योरी बार्जिलियस ने दी, जो कि बोला था कि मिस्टीरियस फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है और लैब में कभी प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे डिफाइन करा गया, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग यूजुअली हाइड्रोजन एंड वन और मोर अदर एलिमेंट, कभी कभी इनको छोड़ इनके साथ साथ कुछ और एलिमेंट भी मिल सकते हैं, जैसे कीटोन में ऑक्सीजन, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन, साइनाइड में नाइट्रोजन, हैलाइड्स हैलोजेंस वगैरह में ये क्लोरीन वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब आता है अगला टॉपिक, इसे नोट करें। अब हम आते हैं हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या क्या होते हैं, आज ये पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, तो यहां से हम धीरे धीरे आयुपेक नेम की ओर भी बढ़ेंगे, आयुपेक नोमेनक्लेचर जो कि हम पढ़ धीरे धीरे स्टेप वाइज पहुंचेंगे। तो पहला आता है हाइड्रोकार्बन्स, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी शायद पढ़ाया था। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स is known as hydrocarbons, known as hydrocarbons। कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, पहला सैचुरेटेड, फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकंड unsaturated hydrocarbons। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अब वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं। पहला आता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड होता है जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड is known as saturated hydrocarbons। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे कि कार्बन कार्बन जहां पे भी सिंगल बॉन्ड आ रहा होगा वो सैचुरेटेड होगा। एग्जांपल के लिए अल्केन, क्या ये अल्केन, अभी हम पढ़ेंगे आज ये भी कि अल्केन क्या होता है, क्या इसकी नेमिंग वगैरह। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, और कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कार्बन 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 डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड,
is known as unsaturated hydrocarbons. कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। सैचुरेटेड होते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बोला जाता है अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन किन्हें बोला जाता है? अल्काइन। अब ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन है क्या? ये तो पता चल गया कि जो अल्केन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और अल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और जो अल्काइन है, अल्काइन, वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जो कि होता है अल्काइन। तो अब हम देखते हैं अल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला और क्या इसकी नेमिंग वगैरह आने वाली है। तो पहला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अल्केन, इसे नोट करें, ये इंपॉर्टेंट है अब यहाँ से बहुत ज्यादा। तो स्टार्ट करते हैं हम अल्केन। अल्केन अल्केन तो अल्केन स्टार्ट करने से पहले एक नोट देख लेना, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नेम। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और आईयूपीएक नेमिंग करने से पहले ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक कर लेते हैं। तो उनके नेम क्या होते हैं? एक के लिए होता है नाम मिथ, एब्रिविएशन जो यूज करते हैं नेम मिथ। दो के लिए इथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पैंट, हैग्स, हैप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। जिसमें से आपके लिए 7-8 तक भी याद कर लिया तो बहुत है, बट सारे ही करना। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पैंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। ठीक है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए ये मैंने एब्रिविएशन जो नेम है हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं अल्केन, पहला जो कि होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन क्या है? अल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नोन एज, ये कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला किसका? अल्केन का। अल्केन का ये जनरल फॉर्मूला है। अभी हम इससे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन कौन से इसके मेंबर्स आएंगे। सेकंड, अल्केन में सफिक्स यूज क्या होता है? सफिक्स का मतलब होता है इन लास्ट। लास्ट में क्या यूज होगा? इन लास्ट। तब इसकी नेमिंग करेंगे तो लास्ट में क्या यूज होगा? तो लास्ट में यूज होता है इसी का जो लास्ट 3 अल्फाबेट से एन। क्या यूज होगा? एन। तो सफिक्स में यूज होता है एन। क्या यूज होता है यहाँ पर? एन। जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 और सफिक्स में यूज होता है एन। अल्केन है क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अब इसका पहला मेंबर, अल्केन का पहला मेंबर देख लो। अगर मैं n की वैल्यू 1 by 1 ये पुट करता जाऊं इस फॉर्मूले में, अल्केन में n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो C1, और देखो 2 1 2 + 2 4, CH4 आएगा। जैसे ही हम n की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो C1 1 लिखो या नहीं लिखो चलता है, 1x और x एक ही होता है, ठीक है, इसलिए x लिखते हैं, इसलिए C1 नहीं लिखे, मैं C लिख रहा हूँ बस। CH कितना है? 4 आ रहा है। n की वैल्यू जैसे ही 1 डाली तो आ गया 4। एक कार्बन के लिए नाम यूज होता है मिथ। एक कार्बन के लिए क्या नाम है? मिथ। एब्रिविएशन जो यूज है नेम मिथ होता है। और हम कर रहे हैं अल्केन के फॉर्मूले में डाला है तो सफिक्स क्या यूज होगा? एन, मिथेन। मिथ प्लस एन, मिथेन। तो एक कार्बन के लिए आ गया मिथेन, एक कार्बन के लिए मिथेन। सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू 2 डालूं तो C2H कितना आ जाएगा? 6। डबल से 2 ज्यादा हो जाता है, देखो C2H6, डबल कितना होता है? 4, उससे 2 ज्यादा 6।
डबल से 2 ज्यादा, तो 2 के लिए नाम क्या है, इथ, और सफिक्स में एन, इथेन। इसी टाइप से तो अगर मैं 3 के लिए करूं तो C3H8, एन की वैल्यू 3 डालो, C3H, 2 3 जा 6 + 2 8, नाम हो जाएगा प्रोपेन। 4 के लिए C4H10, 10 ब्यूटेन। इसी टाइप से 5 डालोगे C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, एंडेकेन, डोडेकेन। तो आप ऐसे C12H26 तक कर सकते हो, 12 तक। वैसे क्लास 10th में 8-10 के आसपास ही पूछे जाते हैं बस। तो ये हमारे अल्केन्स, जिनके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर इनके स्ट्रक्चर्स को ओपन करें तो ये CH4 ये स्ट्रक्चर होता है, CH4। इथेन, इथेन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन है ना, दोनों सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अल्केन पढ़ रहे हैं हम। और बचे हुए कितना हाइड्रोजन आएंगे, देखो इस पे बचे हुए हाइड्रोजन आएंगे 1 2 3, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी भी पूरी करनी है। इस पे भी कितना आएंगे 1 2 3, इसकी भी टेट्रा वैलेंसी पूरी। तो ये हो गया हमारे पास इथेन। प्रोपेन का देख लो, प्रोपेन का यहाँ पे बना रहे हैं। प्रोपेन कितने, 3 कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि हम अल्केन पढ़ रहे हैं, अल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। बचे हुए हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8, ये स्ट्रक्चर है प्रोपेन का। तो अपना आप स्ट्रक्चर आ जाते हैं। इसी टाइप से ब्यूटेन का भी बना सकते हैं, अभी हम अगली स्लाइड पे बनाएंगे। जिसको लिख सकते हैं देखो ऐसे, इसको CH4 लिखा था, ठीक है, इसको CH3 भी लिख सकते हैं, या फिर C2H6 भी, ठीक है। इसको CH3 CH2 CH3 प्रोपेन को CH2 एंड CH3, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। तो ये था मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पे बनाते हैं ब्यूटेन, इसे नोट करें। अब हम आते हैं ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन तक करेंगे। ब्यूटेन जो कि पीछे बनाया था हमने, C4H10, ये ब्यूटेन था। देख लो ब्यूटेन कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। बचे हुए हाइड्रोजन, टेट्रा वैलेंसी पूरी करनी है, टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए हर कार्बन के। बचे हुए हाइड्रोजन कितने आए, 3, 1 2 3। इसमें कितना आएंगे 2, क्योंकि 2 बॉन्ड पहले से है, 1 2। इसमें कितना आएंगे 2, कि 2 बॉन्ड पहले से है, 1 2। इसमें कितना आएंगे 3, क्योंकि 1 बॉन्ड पहले से था। तो अपना C4H10 फॉर्मूला अपना आप ही बन गया अल्केन, जो कि 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, तो ब्यूट एन। ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका टाइप है अल्केन और इसका नाम है ब्यूट एन, क्योंकि 4 कार्बन यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब छोटी मोटी चीजें पूछी जाएगी। हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड, टोटल कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। बॉन्ड्स कितने यहाँ पे 13, और कार्बन कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड कितने, 1 2 एंड 3, और कार्बन हाइड्रोजन के बचे हुए 10। तो ये सब चीज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे घुमा फिरा के। अगला जैसे कि पेंटेन, C5 डबल से 2 ज्यादा, H12, तो ये 5 कार्बन यूज हो रहे हैं, पेंट और सफिक्स में एन, तो ये हो गया पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। 5 कार्बन देख लो, 1 2 3 4 5, क्योंकि अल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। बचे हुए हाइड्रोजन फुल खुद फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि कार्बन के टेट्रा वैलेंसी पूरी करनी है। ये सारे क्या है, हाइड्रोजन। तो ये बन गया स्ट्रक्चर किसके, किसका, पेंटेन। देखो पेंटेन को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखते हैं, उस फॉर्म में भी लिखा जाता है, और इसको ऐसे भी लिख लो, देखो CH3 CH2 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 एंड CH3, ये भी पेंटेन है। ये रहा CH3 CH2 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 CH3। तो ब्यूटेन का क्या होगा, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, हर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। बाकी ये कंप्लीट, कंडेंस और जिगजैग बॉन्ड लाइंस फॉर्मूला होता है, जिसको हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। इनका नाम होता है कंप्लीट फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म, और भी कंडेंस कर सकते हैं, फिर जिगजैग बॉन्ड लाइन, 3D, वो सब चीजें 11th ऑर्गेनिक में। तो ये था अल्केन, जो कि कार्बन कार्बन
सिंगल बॉन्ड होता है, सफिक्स में एन यूज होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये एब्रिविएशन हर जगह यूज होने वाली है आज के बाद, ये जो नोट है ये से लर्न कर लेना याद। तो ये हमने कुछ अल्केन्स के फॉर्मूले बना के देखे। अब अगला आता है अल्कीन, जो कि अनसैचुरेटेड था। अल्कीन तो सैचुरेटेड है, अब आता है अनसैचुरेटेड का, इसे नोट करें। अब हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अल्कीन पर, अल्कीन जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n। इसमें जो सफिक्स है वो यूज हो रहा है इन, सफिक्स जो है वो यूज हो रहा है इन, क्या यूज हो रहा है इन, सफिक्स यूज होता है इन। अब देखो यहाँ 1 बाय 1 n की वैल्यू डालते हैं। पहले देखो पहला जो कि सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है, अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूं तो यार C 1 डालेंगे तो H2, तो कुछ बच्चे सोचेंगे इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन के लिए मिथ और लास्ट में इन, बट इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? रीजन, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो ही नहीं रही, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे 2, इसलिए मिथीन कुछ होता ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका जो पहला मेंबर है वो 2 कार्बन का होता है, कि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में ही बनेगा। मिनिमम जो इसका पहला मेंबर होता है वो कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो मेंबर होता है इसका 2 कार्बन का होता है, n की वैल्यू 2 डालू तो C2H4, 2 के लिए इथ, सफिक्स में यूज हो रहा है इन, कि जनरल फॉर्मूला अल्कीन का यूज हो रहा है, तो इथ इन। 3 के लिए C3H6 प्रोपीन। अब देखो इथीन का स्ट्रक्चर ओपन करके भी देखते हैं, 2 कार्बन है, उनके बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि अल्कीन पढ़ रहे हैं ना, जनरल फॉर्मूला अल्कीन का यूज हुआ है। अल्कीन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बचे हुए कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 बॉन्ड तो है ही, 1 2, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 1 2, टेट्रावैलेंसी पूरी। तो C2H4 देखो अपना आ गया C2H4। अब आता है प्रोपीन, प्रोपीन 3 कार्बन है। अब प्रोपीन का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे बता दूं, प्रोपीन का मतलब है कि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे बस, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड, इसलिए प्रोपीन। ये चीजें हम आयुपेक नेमिंग में भी पढ़ेंगे, ब्यूटीन और ब्यूटीन में फर्क होता है। प्रोपीन पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन आएंगे इस पे, कि 2 बॉन्ड पहले से, तो टोटल हो गया 4। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन आएगा, इस पे 1 बॉन्ड है तो 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपीन। C3H कितने, 1 2 3 4 5 6, C3H6, C3H6। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, प्रोपीन CH2 CH CH3, इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हर फॉर्म में लिखना आना चाहिए, क्योंकि आगे यूज होता है ऑर्गेनिक में काफी। तो अब आता है इसका 4 कार्बन का ब्यूटीन, इसे नोट करें, चलो यही राइट में कर लेते हैं। 4 कार्बन के लिए C4H8, C4H8 क्या होता है, ब्यूटीन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटीन, C4H8 ब्यूटीन। तो देख लो इसका स्ट्रक्चर 1 2 सॉरी कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ब्यूटीन का मतलब है फर्स्ट कार्बन पे इन है, इसे ब्यूटीन बोलो या ब्यूट 1 इन, ये हम आयुपेक नोमेनक्लेचर में बहुत अच्छे से क्लियर करके पढ़ने वाले हैं। ब्यूटीन का मतलब होता है ब्यूट 1 इन, इट मींस पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, वो पहला कार्बन लेफ्ट से भी हो सकता है और राइट से भी, ये सब चीजें हम नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। तो ब्यूटीन का मतलब अभी याद रखना है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है बस, ये बचे हुए 2 हाइड्रोजन, इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, एक की टेट्रावैलेंसी पूरी, इस पे कितने आएंगे 2, इस पे 3 1 2 3, 4 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन, ये हो गया ब्यूटीन। जिसको सिंपली ऐसे लिख लो तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3, तो ब्यूटीन ब्यूटीन ब्यूटीन।
तो इसी टाइप से आप पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टेन वो सब खुद से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये था हमारा अल्कीन जो कि है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला CnH2n एंड सफिक्स इज इन, सफिक्स इज इन। एंड नेक्स्ट आता है जो कि आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक करेंगे, अल्काइन, ये CH3 है, ठीक है। अगला है अल्काइन। अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, देखो मैंने यहाँ पे बताया भी है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन। अब हम पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड का अल्काइन। थर्ड वन इज अल्काइन। ये मैंने 4 5 कार्बन तक के कर रहे हैं, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, तो आप मिनिमम 10-12 तक करना प्रैक्टिस के लिए। अगला आता है अल्काइन। अल्काइन, अल्काइन जो कि कार्बन कार्बन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला CnH2n -2, CnH2n -2, और सफिक्स में यूज होता है आइन, वाइन, आइन बोल लो, वाइन बोल लो, सफिक्स, सफिक्स मींस इन लास्ट, नेमिंग करते टाइम लास्ट में यूज होगा YNA। सिमिलरली अल्कीन की तरह अल्काइन में भी जो पहला मेंबर होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, मींस एक कार्बन वाला मेंबर जो है वो पॉसिबल नहीं है, पहला नहीं बोल सकते, फर्स्ट कार्बन। n की वैल्यू अगर मैं 1 डालूं, C1 2 1 जा 2 -2 0, अकेला कार्बन ही बचा, तो कुछ बना ही नहीं, सिर्फ कार्बन ही रहा। तो इसका जो पहला मेंबर है वो भी 2 कार्बन का होता है। n की वैल्यू 2 पुट करें, n की वैल्यू 2, तो C2 2 2 जा 4 -2 H2, n की वैल्यू 2 डाली तो इथ, 2 के लिए इथ होता है, सफिक्स में यूज हो रहा है वाइन, YNE, इसे बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं, इथाइन। इसका कॉमन नेम याद रखना, एसिटिलीन, एसिटिलीन। ये वही एसिटिलीन गैस है जो कैल्शियम कार्बाइड होता है जिससे आम वगैरह पकाए जाते हैं, उस कैल्शियम कार्बाइड में अगर आप पानी डालोगे, वाटर, तो उसमें से एक गैस निकलती है, वो एसिटिलीन गैस होती है, इथाइन गैस। ठीक है, याद रखना कौन सी गैस होती है, इथाइन गैस। इसको पढ़ेंगे आगे ऑर्गेनिक में 11th में रिएक्शन बेस की। तो ये क्या है, इथाइन। क्या है ये, इथाइन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो 2 कार्बन है, दोनों के बीच में कितने बॉन्ड होने चाहिए, अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और बचे हुए हाइड्रोजन कैसा आएंगे, 3 बॉन्ड थे तो हाइड्रोजन 1 आएगा, 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन 1, तो C2H2। इन सब के हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाए थे, तो अब आपको वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जहां हमने इथीन, इथाइन एंड इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया था। अब आप इजीली इसको बना सकते हो। ये है हमारे पास इथीन। अब आता है प्रोपीन, सॉरी प्रोपीन नहीं, प्रोपाइन, अल्काइन पढ़ रहे हैं ना, प्रोपाइन। n की वैल्यू 3 डालें, C3H, C3H कितना आएगा 4, डबल से 2 कम, 3 का डबल 6, उससे 2 कम कर दो 4, ठीक है, C4H6, ऐसे डबल से 2 कम, तो कितने कार्बन है 3, मैंने पहले नाम ही लिख दिया, चलो कोई नहीं। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सफिक्स में यूज होगा आइन, तो प्रोपाइन, फॉर्मूला ये रहा। n की वैल्यू 3 डाली तो C3H कितना आ रहा है 4, 3 कार्बन के लिए प्रोप है, और सफिक्स में यूज होगा आइन, क्योंकि हम प्रोपाइन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो C3H4 प्रोपाइन का फॉर्मूला। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 कार्बन है, जिसमें से पहला कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड। प्रोपाइन का मतलब होता है प्रोपाइन आइन, जो कि हम आयुपेक नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहां पे प्रोप आइन, जैसे ब्यूट आइन और ब्यूट टू आइन फर्क होते हैं, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कितने हाइड्रोजन आएंगे 1, इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन पे 3 और एक 4 बॉन्ड पहले ही है, टेट्रावैलेंसी पहले से है। इस पे कितने आएंगे 3, 1 2 3, तो ये बना है CH, ये HC लिख लो ऐसे, कार्बन CH3, नाम है प्रोपाइन। 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन अपना आप आ गया। अब देखो ब्यूटाइन, n की वैल्यू 4 डालें तो C4H6, 2 4 जा 8 -2 H6, 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट, सफिक्स में आइन, तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटाइन। 4 कार्बन 1 2 3 4, पहले पे ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सारे सिंगल।
हाइड्रोजन कितना आएंगे इसमें, देखो एक, क्योंकि 3 बॉन्ड पहले से ही है, इस पे 4 बॉन्ड है तो एक भी हाइड्रोजन नहीं, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन किन के बेसिस पे लगाते हैं हम, टेट्रावैलेंसी, जो कि फॉर्मूला बना HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 एंड CH3। ये स्ट्रक्चर है ब्यूटाइन, इसका ब्यूटाइन। ब्यूट आइन का मतलब होता है, दोबारा मैं अगेन बार बार बता रहा हूँ, ब्यूट आइन का मतलब है ब्यूट 1 आइन। ब्यूट 2 आइन में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बीच में आ जाएगा सेकंड कार्बन पे, जो कि हम नोमेनक्लेचर में पढ़ने वाले डिटेल में, अल्केन एल्कीन साइक्लिक कंपाउंड की, एलिफेटिक मिथाइल इथाइल सबकी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज टॉपिक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या था, अल्केन अल्कीन अल्काइन और उसकी नेमिंग। इसी टाइप से ये 10 तक करना और ऐसे स्ट्रक्चर भी बना के देखना। तो ये था अल्केन जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें से सैचुरेटेड अल्केन होता है और अनसैचुरेटेड अल्कीन एंड अल्काइन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हमने आज पढ़ लिया है। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके अगले का जो भी टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, नोमेनक्लेचर वगैरह होगा, फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस सीरीज, वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आप नोट करें, अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।